ओपिनियन के नए अंक में आपका स्वागत है दोस्तों। 4 जून को जब लोकसभा का चुनाव परिणाम आया तो देश के कई भागों में कई नेताओं के भाग्य बदल गए, कईयों का हमेशा के लिए पतन हो गया। इसी प्रकार से कई राजनीतिक दलों का, जैसे समाजवादी पार्टी, जिसको खुद भी उम्मीद नहीं थी कि वो उत्तर प्रदेश में 37 सीट जीत जाएगी, उसका एकाएक उदय हुआ, अप्रत्याशित उदय हुआ। उसी प्रकार से झारखंड में जब चुनाव परिणाम आया, भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 3-4 सीटों का यहाँ पर नुकसान हुआ। वो एक बड़ी खबर बनी। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस दोनों के गठबंधन ने यहाँ पे 5 सीट जीता और वो 5 सीट जो यहाँ पे आदिवासी समुदाय के लिए सुरक्षित सीट है, वो 5 का 5 सीट जो है वो कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठबंधन ने जीत लिया और इसको बड़ी कामयाबी माना गया। और आगामी चुनाव के लिए, जो विधानसभा का चुनाव यहाँ पे 4-5 महीने बाद होने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर लास्ट या नवंबर-दिसंबर में होगा, उस चुनाव के लिए इसको संकेत माना गया। इससे खास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का जो खेमा है वो बड़ा प्रसन्न हुआ कि हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को कम से कम यहाँ पर रोक लिया। जिस प्रकार की सफलता पिछले लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिलती रही है, वो सफलता इस बार वो प्राप्त नहीं कर पाई। लेकिन इस बड़े बड़े राजनीतिक दलों के समाचारों के बीच कहीं एक सितारा खो गया। हाँ जी, वो सितारा ही है। मैं बात कर रहा हूं जयराम महतो की। आज के इस अंक में मैं जयराम महतो के बारे में ही बात करूंगा। पहले आपको उसका परिचय बताऊंगा, फिर उसके राजनीतिक उदय के बारे में बताऊंगा और संभावनाएं क्या हैं। जो उनकी पार्टी है झारखंड भाषा कल्याणी संघर्ष समिति, उसका भविष्य क्या है झारखंड में, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं जयराम महतो के बचपन के बारे में। इनका जन्म जो है तोमचाची प्रखंड है, धनबाद जिला का है, वहां पर इनका जन्म हुआ है और इनके पिता इनके जन्म से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। उनका नाम था कृष्ण प्रसाद महतो और वो भी आंदोलनकारी थे। यहाँ पे बहुत ध्यान देने की चीज है कि वो आंदोलनकारी थे। उनके मृत्यु जयराम महतो के जन्म से पूर्व ही, अर्थात ये अभी अपनी माता के गर्भ में ही थे कि उनकी मृत्यु हो गई थी। तो आंदोलन और आंदोलन से संबंधित जो एक क्रियाकलाप होता है, उसका जो बीज होता है, जो एक भावना होती है आंदोलन की, वो इनके बचपन से ही इनके मन मस्तिष्क में बसा रचा हुआ है। इनके परिवार में इनके एक छोटे भाई हैं, इनकी माता जी हैं और इनके दादाजी हैं। यही है इनका परिवार। और ये आम बच्चों की तरह स्थानीय स्कूल में इन्होंने पढ़ाई की, बाद में इन्होंने इंटर किया, फिर लेकिन जो भी इनकी पढ़ाई हुई है, जो इनके गांव से नजदीकी कॉलेज या स्कूल हुआ करता था, वहीं पे हुई है। ये पढ़ने के लिए कहीं बाहर नहीं गए, ये पढ़ने के लिए दिल्ली, बंबई, इलाहाबाद जैसे जगहों पर नहीं गए, ये यहीं पे रह के पढ़े और अभी ये इंग्लिश में पीएचडी कर रहे हैं। तो ये इनका जो है शिक्षा दीक्षा के बारे में बात हुई। ये सामान्य परिवार से हैं। इनकी माता जी को 3000 रुपया पेंशन मिलता है प्रति माह राज्य सरकार की तरफ से, क्योंकि इनके पिता आंदोलनकारी थे इसलिए मिल रहा है। लेकिन सोचिए कि ये भी तो पिछले 8-10 साल से ही मिल रहा होगा। उससे पहले इनका जीवन कितना संघर्षों का रहा होगा, कितनी गरीबी का रहा होगा, आप सिर्फ इसकी कल्पना कर सकते हैं। क्योंकि इनके परिवार में कमाने वाला तो कोई था नहीं। ये खुद बड़े भाई हैं। इनका छोटा भाई स्वाभाविक है कि वो भी पढ़ ही रहा होगा। जो दादाजी हैं वो क्या कमाई करते होंगे, और माता भी गृहस्थी संभालती थी। तो ये तो है इनका बचपन। क्या बचपन में इन्होंने कभी नेता बनने के बारे में सोचा होगा? मुझे नहीं लगता है। ये सही बात है कि इनके विचार क्रांतिकारी रहे होंगे, ये अपने दोस्तों के बीच में लोकप्रिय रहे होंगे अपने विचारों के लिए, लेकिन कभी ये नेता बन जाएंगे इसकी बात इन्होंने नहीं सोची होगी। ये बात है आज से 2 साल पहले की। 2 साल पहले जो है, जब यहाँ पर जो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसने क्या किया कि स्थानीय भाषाओं को अपने सिलेबस से बाहर कर दिया और कुछ उन भाषाओं को जो बिहार में बोली जाती है या अन्य प्रदेशों में बोली जाती है, उनको जो है अपने सिलेबस में शामिल किया।
इससे झारखंड का जो युवा वर्ग है, विशेष करके जो प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेते हैं, उन लोग बड़े तेजी से, क्योंकि उन पे ही असर पड़ने वाला था, तो आंदोलित हुए। इस आंदोलन में जयराम महतो कूद पड़े और अपने भाषण देने की कला से, अपनी ऑरेटरी स्किल से ये बहुत कम समय में लोगों के बीच में छा गए। उसके बाद में इन्होंने डोमेसाइल, जो जिसको आप स्थानीय नीति के नाम से जानते हैं, उस पर इन्होंने आंदोलन करना प्रारंभ किया। इनका ये मानना है कि भाई डोमेसाइल के लिए जो यहाँ पे 1932 का खतियान है उसको आधार माना जाए, उसको कट ऑफ ईयर माना जाए और यहाँ पर झारखंडियों का पहचान जो है उसी के आधार पर तय किया जाए। तो ये दो मुद्दे थे। एक तो युवाओं का मुद्दा था, छात्रों का मुद्दा था कि यहाँ पर जो स्थानीय भाषाओं को जो है प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्राथमिकता दी जाए, और दूसरी थी कि डोमेसाइल पॉलिसी जो 1932 का खतियान है। ये जो दोनों ही मुद्दे हैं, दो अलग मुद्दे हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्योंकि जब डोमेसाइल यहाँ पर डिफाइन कर दिया जाएगा कि किस साल से जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं वही उन्हीं को झारखंडी माना जाएगा, तो कम से कम जो राज्य सरकार जो नियुक्तियां निकालती है, खास करके तृतीय और चतुर्थ वर्ग के लिए, उनमें उनको जो है प्राथमिकता मिल जाएगा। उसमें जो है उनको स्थानीयता के आधार पे उनको जो है प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे होगा क्या क्या, खास करके मूलवासी को, क्योंकि आदिवासियों के पास तो पहले से ही आरक्षण है, लेकिन मूलवासियों को इससे ज्यादा फायदा मिलेगा। और जयराम महतो जो खुद भी मूलवासी हैं, कुर्मी समुदाय से आते हैं, तो स्वाभाविक है कि ये चीजें जो है लोगों को भावनात्मक रूप से, एक तो बुजुर्गों को और दूसरा जो युवा वर्ग है उसको काफी जो है आंदोलित किया, और लोग इनके पीछे धीरे धीरे आकर खड़ा होने लगे। लेकिन अभी भी किसी भी राजनीतिक दल ने जयराम महतो को खतरा नहीं समझा। लोग समझते थे कि ऐसे ही युवा वर्ग छात्र है, आंदोलन कर रहा है, और ऐसा तो बहुत सारे छात्र नेता ऐसे होते रहता है। और ये सिर्फ झारखंड में नहीं है, अन्य प्रदेशों में भी यूनिवर्सिटीज में आंदोलन होता है, जेएनयू में इतने बड़े बड़े आंदोलन होते हैं। उसका क्या प्रभाव पड़ता है भारतीय राजनीति पे? कुछ नहीं। लेकिन यहीं पे जो स्थापित राजनीतिक दल है वो चूक गए। दरअसल जयराम महतो 4 जून जिस दिन लोकसभा का परिणाम है, उस दिन ये आदमी, ये व्यक्ति, ये लड़का एक नेता के रूप में उभरा, और पूरे के पूरे यहाँ पे जितने भी स्थापित दल हैं, जिस तरह से कांग्रेस है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी है और आजसू है, इन सबको जो चुनाव परिणाम था वो चौंका के चला गया। दोस्तों, जयराम महतो 8 लोकसभा सीट पे अपने उम्मीदवार को खड़ा किया, जिसमें से 6 लोकसभा सीटों पर इनका जो उम्मीदवार था वो तीसरे स्थान पे रहा। ये खतरे की घंटी है, आप माने या ना माने। दूसरा, जो इससे भी महत्वपूर्ण चीज है कि ये तब तीसरे स्थान पे 6 जगहों पे रहे जब इनके पास में कोई पार्टी सिंबल नहीं था, इनका कोई एकमेव चुनाव चिन्ह नहीं था। ये सारे के सारे जो इनके 8 उम्मीदवार थे वो निर्दलीय चुनाव लड़े, क्योंकि इनकी पार्टी जो झारखंड भाषा खतियानी संघर्ष समिति है, उसका रजिस्ट्रेशन उस समय तक नहीं हुआ था। तो इसके कारण हुआ क्या कि हर उम्मीदवार जो है अलग अलग चुनाव चिन्हों पर चुनाव लड़ रहा था। तो जो इनके समर्थक थे, जो बहुत ज्यादा राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं है, उनको अपने उम्मीदवारों को, जो जयराम महतो के समर्थक हैं, उनको भी अपने पार्टी के उम्मीदवारों को वोट देने में कठिनाई हो रही थी। अगर ये एक चुनाव चिन्ह पर ये चुनाव लड़े होते तो दोस्तों सोचिए कि कम से कम 1-2 सीट हो सकता है ये निकाल के ही चले जाते। लेकिन सीट ना निकालने के बावजूद कम से कम जो जेपी पटेल हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार थे हजारीबाग से, इनकी तो इन्होंने धज्जी उड़ा दी। इसी प्रकार से जो मथुरा महतो खड़े थे गिरिडीह में, जहां से खुद जयराम महतो चुनाव लड़ रहे थे, सिर्फ 23,000 वोटों से जयराम महतो तीसरे स्थान पर रहे हैं, सिर्फ 23,000 वोटों से। आप सोचिए,
सिंहभूम जैसा जो कि पूरा हो आदिवासियों का बहुल वो क्षेत्र है, वहां पर इनका उम्मीदवार 40,000 से ऊपर वोट पा जाता है। ये सब अपने आप में बताता है कि आप एक साइलेंट मूवमेंट के साक्षी बन रहे हैं, और उस साइलेंट मूवमेंट को, उस साइलेंट फोर्स को जिसका नाम जयराम महतो है, उसको समझने में यहाँ पर जो स्थापित राजनीतिक दल है वो चूक गए हैं और अब सबके सब आश्चर्यचकित है। और अब जयराम महतो की जो लोकप्रियता है उसको नकारने की कोशिश कर रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो मनोज पांडे हैं, उनके प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि ये अस्थायी प्रदर्शन है, अर्थात कि ये जो है मैंने बुलबुला है, कुछ दिनों के लिए उभरा है, फिर ये खत्म हो जाएगा। लेकिन वो ये समझ नहीं पा रहे कि जब आजसू का उदय हुआ था तब भी लोग उसको बुलबुला ही समझे थे, लेकिन आज के तारीख में झारखंड की राजनीति में कम से कम आजसू एक शक्ति तो है ही, और इसको आप बार बार बताने की जरूरत नहीं है और इसको आप स्वीकार करते हैं। तो क्या पता कल जो है जयराम महतो जो है एक नए राजनीतिक शक्ति के रूप में उसी मजबूती से उभरे। आप आज जो है आप उसको नकारना चाह रहे हैं, कल को आपको ही उसको स्वीकार करना पड़ेगा। और जयराम महतो ने आज वो गए हुए थे JNU किसी कॉन्फ्रेंस संगोष्ठी में भाग लेने के, लौटने के बाद उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले मुझे दोनों पक्षों के अर्थात NDA अलायंस और इंडी अलायंस के लोगों ने संपर्क किया था, लेकिन हम किसी के साथ जाना नहीं चाहते हैं। हम किसी भी राजनीतिक दल के समर्थक नहीं हैं, हम विचारधारा वाली संगठन है, हम विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। और उनका ये मानना है, और ये सत्य भी है कुछ हद तक, कि सोचिए इस राज्य को बने हुए 25 साल अब होने जा रहा है, अगले साल 25वां वर्ष होगा झारखंड निर्माण का, और अभी तक छोटी छोटी कि भाई झारखंडी है कौन, आप इसको डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं डिफाइन कर पा रहे हैं? क्योंकि आप में राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है। अगर लोग एक तरफ कह रहे हैं कि 1932 के खतियान को कट ऑफ डेट माना जाए, आप या तो खुल के कहिए कि हम उसी पर जो सो डोमिसाइल को मानेंगे, जो स्थानीय नीति होगी वो पूर्ण रूप से 1932 के खतियान पर आधारित होगी, या अगर नहीं आप उसको मानना चाहते हैं, अगर वो आपको लगता है कि व्यवहारिक नहीं है, तो आप सर्वदलीय बैठक बुलाइए। कुछ विद्वानों जो झारखंड के विद्वान हैं, या फिर अगर झारखंड के नहीं कर बाहर के भी कुछ विद्वानों को जो आदिवासी संस्कृति, मूलवासी के संस्कृति से परिचित हैं, उनको आप बुलाइए। कुछ संविधान विदों को बुलाइए जो संविधान के विशेषज्ञ हैं, और सबसे मिल बैठ करके आप इस समस्या को खत्म क्यों नहीं कर देते हैं? आप अगर इसको खत्म कर देंगे तो कम से कम यहाँ के छात्रों को बार बार ये हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का चक्कर तो नहीं लगाना पड़ेगा। यहाँ पे कोई भी परीक्षा का जब भी वैकेंसी पब्लिश किया जाता है तो उसके साथ ही आपको कुछ लोग हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में दिखाई दे देते हैं। तो इस स्थिति को अगर आप 25 साल में नहीं बदल पाए हैं तो स्वाभाविक है कि जयराम महतो ऐसा शक्ति पैदा होगा। वो कह रहा है कि भाई आप इसको खत्म कीजिए। अगर आप 32 का खतियान मानते हैं, वेरी गुड, लेकिन अगर वो व्यवहारिक है, उसके व्यवहारिकता पर आप चर्चा कीजिए। और आप कोई भी पार्टी हो, आज झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस है, कल बीजेपी होगा, फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये सबके सब मिल बैठ करके इस समस्या का समाधान क्यों नहीं करते हैं? इसके पीछे कारण है दोस्तों, इसके पीछे कारण ये है कि 32 का खतियान जो है वो एक भावनात्मक मुद्दा है, और आप इसको लेकर के, इस मुद्दे को लेकर इतना आगे बढ़ चुके हैं कि अब आप लौटने की स्थिति में नहीं है। और 32 के खतियान अगर लागू करने की बात हो तो उसमें कई विसंगतियां हैं, क्योंकि हर जगह 1932 में ही जो है खतियान जो है वो लास्ट जो है लैंड सर्वे नहीं हुआ है। हजारीबाग है, सिंहभूम है, इन सब जगहों पे अलग अलग वर्षों में ये जो लैंड सर्वे वो किया गया, तो वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन मिल बैठ करके इसको सुलझाया तो जा सकता है, और अगर आप नहीं सुलझाएंगे तो आज एक जयराम महतो पैदा हुआ है, कल और भी जयराम महतो पैदा होगा, और ये आपके लिए हमेशा ही समस्या बना रहेगा। अब एक और बात, जयराम महतो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसको आप बरगला नहीं सकते हैं। जैसे अभी उसको कोशिश हो रही है, जैसे यहाँ पे झारखंड में किसी भी पार्टी को बरगलाने का सबसे अच्छा जो टूल है वो है NGO।
जो ही आप थोड़ा उभरेंगे आपके पीछे 10 एनजीओ खड़े हो जाएंगे और वो अपनी बकवास मांगे आपके ऊपर में थोपना चालू कर देंगे कि यही मांग जो है सब कुछ है, झारखंड लोग इसी से प्रभावित होते हैं। और मैं जानता हूं यहाँ पे बड़े बड़े समाज सेवियों को, जिनकी औकात यहाँ पे विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में पिछले वर्षों में नाप दिया गया है। मैं नाम नहीं लूंगा, खूंटी से एक बहुत बड़ी समाज सेविका है यहाँ की, वो खड़ी हुई थी, उनको 2000 वोट मिला, 2000 वोट मिला, लेकिन उनको लगता था कि वो बहुत ही लोकप्रिय है और वो हर मुद्दे में वो व्यवहारिक हो अव्यवहारिक हो कूद करके आ जाती हैं। तो जयराम महतो से ये निवेदन होगा कि जब भी आप कोई मुद्दा उठाओ तो उस मुद्दे की व्यवहारिकता को पहले जांच लो। ऐसा न हो कि आप भी एक अन्य समाज, एक और एनजीओ के रूप में इस राज्य में उभरे। हमको आपसे उम्मीद है कि आप एक राजनीतिक दल के रूप में, एक कर्मठ राजनीतिक दल के रूप में, एक ईमानदार राजनीतिक दल के रूप में उभरे और लोगों की समस्याओं को समाधान करने की कोशिश करें, क्योंकि समस्याओं को आप जितना टालेंगे वो और विकराल होता जाएगा जितने दिन गुजरेंगे। और ये समस्या जो 32 का खतियान है, ये 24 साल से नहीं है, ये तो जब से भारत आजाद हुआ है तब से ही समस्या बनी हुई है। आप इसका समाधान जब तक नहीं निकालेंगे तब तक आप कुछ कर नहीं सकते। जयराम महतो के लिए अब भविष्य क्या है? उन्होंने एक बात बहुत अच्छा, मैंने बहुत ही अच्छी कही कि मैं किसी पार्टी का, किसी नेता का समर्थक नहीं हूं और न ही मैं उनका विरोधी हूं। उन्होंने आज केंद्र सरकार को, जो अभी नई नई केंद्र सरकार बनी है, मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी है, उसको उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं। ये आज के तारीख में बड़ा ही रेयर चीज है। जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी हैं, इतने बड़े राष्ट्रीय नेता हैं, या यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े बड़े नेता हैं, इनके मुंह से आप कभी दूसरे पार्टी के लिए शुभकामनाएं संदेश सुन ही नहीं सकते हैं। ये एक दूसरे को शत्रु समझते हैं। ये समझते ही नहीं कि लोकतंत्र में हमेशा ही पक्ष होगा और प्रतिपक्ष होगा। आज आप जीते हैं, कल कोई और जीतेगा। और एक दूसरे से अगर आप मित्रवत भाव नहीं रखेंगे, अगर दुश्मनी का भाव रखेंगे, तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। जयराम महतो के आज के मूव से मैं बहुत ही प्रभावित हूं और मैं उसकी सराहना करता हूं कि आप लोकतांत्रिक देश में जी रहे हैं। यहाँ पे एक दूसरे को शुभकामना संदेश दे देने से न तो आप छोटे होते हैं और न तो आप बड़े होते हैं। तो ये उनका एक मूव मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक और चीज, अभी जो है झारखंड निर्वाचन आयोग जो है, उन्होंने जो झारखंड भाषा खतियानी संघर्ष समिति है, इसको जो है एक राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दे दिया है, लेकिन अभी उसको चुनाव चिन्ह नहीं मिला है। लेकिन मेरा दावा है, और ये स्वाभाविक भी है, कि विधानसभा चुनाव से पहले जयराम महतो के पास में एक चुनाव चिन्ह होगा। कल्पना कीजिए कि उस समय क्या होगा, क्योंकि कुछ पॉकेट्स में जो लोकसभा का चुनाव इनके जो प्रत्याशियों ने लड़ा है, कुछ पॉकेट्स में इन्होंने बहुत ही अप्रत्याशित सफलता हासिल की है। और चुनाव चिन्ह आ जाने के बाद वो सफलता और बढ़ेगी, वोटों का प्रतिशत और बढ़ेगा। अभी ठीक है कि इनको 2.37 या ऐसे ही कुछ % वोट मिला है, लेकिन ये बढ़ेगा। और दूसरी चीज, जो सबसे मुख्य चीज है, कि ये वोट का प्रतिशत तो बढ़ेगा ही, साथ ही अब ये किसी पार्टी के साथ समझौता करने की स्थिति में होंगे, किसी दल के साथ में ये अपने नए समीकरण बना सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जयराम महतो के विस्तार से, उभरने से सबसे ज्यादा जो नुकसान होने वाला है, वो नुकसान होने वाला है झारखंड मुक्ति मोर्चा को। जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो वोट है वो है आदिवासी उरांव को छोड़ करके, उसके बाद है मुसलमान, और तीसरे हैं कुर्मी। जो विनोद बिहारी महतो हैं, सुनील महतो थे, इन लोगों, अब तो ये लोग दोनों नहीं रहे, लेकिन ये झारखंड मुक्ति मोर्चा को के निर्माण में इनका उतना ही योगदान है जितना कि आप गुरुजी शिबू सोरेन का है। अब जब इनके वोट पे, क्योंकि ये सत्य है, आप स्वीकार करिए मत कीजिए, जयराम महतो कहते हैं कि हमको सर जाति हर समुदाय का वोट मिला है, हो सकता है कुछ वोट मिला भी हो, क्योंकि युवा वर्ग इनके साथ में, अगर युवा वर्ग किसी के साथ में है तो वो जाति धर्म से परे होता है, तो उनका वोट मिला होगा। लेकिन आज भी जयराम महतो का जो कोर वोटर है
वो कुर्मी समुदाय है। और अगर कुर्मी समुदाय का वोट झारखंड मुक्ति मोर्चा से छिटकता है तो ये उसके लिए परेशानी का कारण बनेगा। लेकिन इससे ज्यादा परेशानी का कारण ये सुदेश महतो के लिए बनेंगे, क्योंकि सुदेश महतो जो आज जयराम महतो कर रहे हैं वही आज से 30 साल पहले करके उसी तरह का आंदोलन करके, उस समय झारखंड पृथक राज्य का आंदोलन चल रहा था, वो आंदोलन करके आजसू पार्टी आज की आजसू बनी है। जो आज शक्ति है आजसू के पास में वो उस आंदोलन के ही देन है। और इनके पीछे भी, इनका भी जो कोर वोटर है वो कुर्मी ही है। तो स्वाभाविक है कि अब जो कुर्मी वोट में तो बहुत बड़ा विभाजन तय है, विभाजन तय है। इससे जो सबसे ज्यादा जिस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा वो है कांग्रेस। और दोस्तों आपको पता ही है कि कांग्रेस का वैसे भी झारखंड में कोई प्रभाव नहीं है, कोई प्रभाव नहीं। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के कंधे पर बैठकर ही कुछ सीट प्राप्त कर लेता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा अगर सरकार बनाएगी तो इसके कुछ लोग मंत्री बन जाएंगे। मंत्री बन के क्या करेंगे आपको पता ही है। 4 या 5 इनके मंत्री हैं और हर दिन वो क्या कर रहे हैं, किस लिए सुर्खियों में रहते हैं समाचार पत्रों के, ये सबको पता है। तो ये जो भ्रष्टाचार को शिष्टाचार मान लिया गया झारखंड में, जयराम महतो अगर उस पर थोड़ा भी डेंट करता है, थोड़ा भी अगर उस पर प्रभाव डालता है, उस भ्रष्टाचार से अपने को बचा करके, और उस भ्रष्टाचारियों का अगर थोड़ा भी नकाब वो नीचे कर पाता है, स्वाभाविक है कि वो सफल होगा। और मेरा मानना है कि जयराम महतो झारखंड के भविष्य का नेता है, बशर्ते वो अहंकारी ना हो जाए, उसके माथे पे सफलता न चढ़ जाए और वो अव्यवहारिक मुद्दों को लेकर के, जैसा यहाँ पर परंपरा रही है कि अव्यवहारिक मुद्दों को उठाना चालू कर दे और आप धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। तो वो ना हो, नहीं तो इस लड़के से झारखंड को बहुत उम्मीद है।